तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ठीक है, ये हेडिंग है, आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 तक कर लिया है, यानी आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली 1.3 को। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्नावली 1.3 का ही हम लोग पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। प्रश्नावली 1.3 का आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है हेडिंग? अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण। अपरिमेय संख्या का मतलब हम लोग पीछे पढ़े भी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले एक बार इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P मतलब ऊपर में अंश होता है, नीचे हर होता है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। यानी P और Q के बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तभी जाके वो संख्या परिमेय होगा। P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला संख्या 0 नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अच्छा, P भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक माने इंटीजर, हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यानी ये इंटीजर होना चाहिए। अगला कंडीशन है परिमेय होने के लिए कि Q का रूप 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हम लिख दिए 2/3, तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है? परिमेय, क्योंकि इसको P बाई Q के रूप में लिख दिए, और 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। ऐसे 5/1। अच्छा, 5 को हम लोग 5/1 भी, या 5 बोलिए या 5/1 बोलिए, बात सेम है, क्योंकि हर में एक हमेशा छुपा हुआ रहता ही है। तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P बाई Q के रूप में लिख दिए, और 5 और 1 दोनों पूर्णांक है, ये 5 भी एक परिमेय संख्या। इसी तरह से 6/2 ये भी परिमेय है, क्योंकि इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको काट लेंगे तो 3 आएगा, 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 8/3 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। 34/3 परिमेय संख्या है। सभी को वैसी संख्या जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख पाएंगे, वो सब क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, जैसे 3/0 ये परिमेय नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0। नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। जैसे √16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 मतलब 4/1, यानी P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 16 भी क्या है? परिमेय संख्या। √16 क्या है? परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, जैसे √25 है, 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो ये 5 जो है, 5 का मतलब 5/1, इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी √25 भी क्या है? परिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी वैसा संख्या जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? परिमेय। अगला है हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 है, √3 को हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा सर ऐसे लिख दें, √3/1 हो गया P बाई Q। नहीं, ये गलत है। परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या ये यहाँ पे
ये √3 एक पूर्णांक है? नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग √3/1 नहीं लिख सकते हैं। यानी √3 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √3 जो है इसका मान लगभग कितना होता है? 1.73, और ये बार बार ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब एक पैटर्न रिपीट नहीं होता, बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा? जिसको p/q के रूप में लिखेंगे, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय। जैसे √2 वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। जैसे √6 पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। जैसे √9 है तो 9 का मतलब √9 का मतलब 3, यानी √3 क्या है? परिमेय संख्या है। √9 परिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है, और 3 भी परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल √9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए ये संख्या परिमेय है, जबकि √6 या √2 अपरिमेय है, क्योंकि इन संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आई होप कि परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझने का आगे प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक प्रमेय है, इस प्रमेय को करना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। बोला है मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या। अच्छा, एक बात और हम लोग समझेंगे, जैसे देखिए हम लोग कोई संख्या लिखे 3/6। अब 3/6 लिखो, ये क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, इसको अगर काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। ये 1/2 क्या आया? ये 1/2 जो आया वो आया सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। अच्छा, 1 और 2 है, यहाँ पे जो काट के जो भी संख्या आएगा उसका हम लोग यहाँ HCF निकालेंगे, तो ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो वो कहलाता है सअभाज्य संख्या। यानी ये 1 और 2 ये दोनों संख्या आपस में है सहअभाज्य। कौन सा संख्या है? सहअभाज्य, यानी ये दोनों संख्या आपस में सहअभाज्य। जैसे 15/17, इसको और काट नहीं सकते, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। और 15 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का HCF भी कितना होगा? 1 होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, आई होप कि सहअभाज्य समझ में आ गया होगा। सहअभाज्य का मतलब जिनका HCF 1 हो। जैसे 15 है और 17 है, इसका आप लोग HCF निकालिए, आप लोग को निकालने आता है, तो HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, इसीलिए ये दोनों संख्या क्या है? ये दोनों संख्या जो है वो सहअभाज्य है। ठीक है, अगला थ्योरम है, इसको करना नहीं बस समझना है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान से हम लोग समझते हैं। p एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद बोला है यदि p a² के विभाजित करता है, यानी अगर हम a² में p से भाग देते हैं तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी p जो है वो a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। इसी बात को हम लोग को सिद्ध करना है। जैसे समझ के देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है 3। 3 जो है वो 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पक्का बात है कि 3 इस 6 को भी विभाजित करेगी। अच्छा, 6 का स्क्वायर का मतलब 36, यानी 3 अगर 36 को काटती है, कितने बार में काटती है? 12 बार में। तो 3 जो है ये अगर ये 3 का मतलब p एक अभाज्य संख्या है, और ये 6 का मतलब a², यानी p अगर a² को विभाजित करती है तो ये जो p है वो a को भी विभाजित करेगी, इसको भी काटेगी। देखिए कट रहा है 2 बार में, कितने बार में? 2 बार में। लेकिन एक चीज देखिए, ये जितना बार में कटा और ये जितना बार में कटा वो दोनों सेम नहीं है। चलिए और कोशिश करते हैं समझने का। जैसे मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है, अगर 5 25 के स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो पक्का बात है कि 5 जो है वो 25 को भी विभाजित करेगा ही करेगा। यही थ्योरम है, इसी को हम लोग को समझना है। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 को 5 विभाजित करेगा, यानी 5 से 625 कट जाएगा। तो जो a² है, a² में अगर p से भाग लग रहा है तो पक्का बात है कि a में भी p से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक संख्या है 13। 13 से अगर 26 के स्क्वायर में भाग लग रहा है, लगेगा ही, तो पक्का बात है कि 13 से ये जो संख्या है
26 का स्क्वायर में, इस 13 से अगर 26 का स्क्वायर में भाग लग रहा है तो पक्का बात है कि ये 13 से 26 में भी विभाजित मतलब भाग लगेगा। यानी कोई संख्या अभाज्य संख्या p है और अगर वो एक संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पक्का बात है कि वो अभाज्य संख्या p जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। लेकिन कितने बार में करेगा वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 13 से 26 के स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो 26 गुने 26 बटा 13, तो ये कटेगा 2, यानी हम लोग ये 52 बार में इसको काटेगा। 26 दूना 52 है ना, यानी ये काटेगा 52 बार में, और 13 से 26 कटेगा 2 बार में। तो देखिए जितना बार में विभाजित हुआ वो दोनों क्या सेम है? सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग संख्या है। लेकिन जितना बार विभाजित होगा उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि अगर कोई संख्या p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पक्का बात है कि वही संख्या p ए को भी विभाजित करेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं अब प्रश्न। अब है उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 9 है रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। इस बात को हम लोग को सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे इसमें यूज विरोधाभास विधि, है ना, विरोधाभास विधि का। अच्छा, विरोधाभास होता क्या है? ध्यान से देखिए, विरोधाभास। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 3 क्या है, अभी ही पढ़े हैं, अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, गलत मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम लोग दिखा देंगे कि ये हम जो माने थे वो परिमेय नहीं है। यानी इसी को बोलेंगे विरोधाभास, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं इसको, विरोधाभास बोलते हैं। यानी रूट अंडर 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं है, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रश्न लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना कि अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा है तो आप वीडियो का स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अच्छा, रियल में रूट अंडर 3 है क्या? अपरिमेय, लेकिन हम लोग उल्टा मान रहे हैं, परिमेय मान रहे हैं। माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर रूट अंडर 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो दोनों क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब दोनों जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो p भी एक अभाज्य संख्या है, q भी एक अभाज्य संख्या, यानी दोनों का HCF एक होता है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे p तथा q सह अभाज्य संख्या है। अब एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 3, एक संख्या है 8। अब इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, इसको किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी 3/8 है। अब इन दोनों का हम लोग HCF निकालते हैं, 3 का और 8 का, तो 3 और 8 का HCF कितना होगा? 1 होगा। यानी 3 और 8 किसी और एक के अलावा किसी और संख्या से 3 और 8 नहीं कट सकता है। इसीलिए 3 और 8 दोनों क्या है? आपस में सह अभाज्य है। यानी सहभाज्य संख्या में दोनों संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। यानी 3 और 8 ये दोनों संख्या केवल और केवल 1 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। ये होता है सह अभाज्य का मतलब। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 13 और एक संख्या लेते हैं जैसे 32, इन दोनों का HCF निकालते हैं तो 13 से 32 को लगाते हैं, HCF तो एक ही आएगा, 13 दूना 26, 2 बार में लगाते हैं 26, बचेगा 6 से लगाएंगे 13, 6 दूना 12, बचेगा 1 से 6 बार में, यानी HCF कितना आया? 1 आया। HCF कितना आया? 1। यानी 1 वह संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दी है, 1 के अलावा
कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, विभाजित कर दे। 13 और 32 को काटने वाला कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी एक ही वह संख्या है जो 13 और 32 को काटे, यानी 13 और 32 दोनों सिर्फ एक से विभाजित होता है, इसलिए 13 और 32 आपस में क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 13 और 32 दोनों क्या हुआ? सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि P बटा Q में जो P है और जो Q है दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर है √3, इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर है √3, यानी ये हो जाएगा √3 का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। इसको आगे बनाते हैं, √3 का वर्ग का मतलब 3, और इधर हो जाएगा P² अपॉन में ये हो जाएगा Q², ऐसा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, Q² को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा Q² बराबर, देखिए Q² यहाँ जाएगा, Q² बराबर P² बटा में ये 3 आएगा यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है, ये जो 3 है ये P² को विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि P² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब अभी ही हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, विभाजित है, ठीक है। अब देखिए, अगर P² 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि P भी 3 से विभाजित होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी 3 से कटेगा, विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिए, होगा। अब हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे आया, ध्यान दीजिए, P 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग आगे, अब आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जब हम लोग 3 से P² को भाग देते हैं तो कितना आता है? Q²। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं कि अब हम लोग P को अगर 3 से भाग देंगे तो एक बार तो Q² आ रहा है, अब मान लेते हैं कि R आया, ठीक है, ये आता है माना। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है, 3 से हम लोग अगर 21 के स्क्वायर में भाग दिए तो ये जाएगा कितने बार में? 21 × 7 बार में, यानी 7 7 147 बार में ये कटेगा। लेकिन 3 से हम इसी 21 को भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी अगर स्क्वायर में भाग दिए तो एक अलग संख्या आया, और उस नॉर्मल संख्या में भाग दिए तो एक अलग संख्या है। इसी प्रकार से हम 3 से जब P में भाग देते हैं तो Q² आता है। 3 से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो P² आता है, और अगला बार वही संख्या बदल जाती है। यहाँ 147 था, यह संख्या 7 हो गया, मतलब अलग अलग बारे में कटा, मतलब अलग अलग बार में कटा। यानी कि अगर हम 3 से P को विभाजित करेंगे तो ये मान लिए कि कितने बार में कटेगा? R बार में कटेगा। अब हम लोग दोनों तरफ करेंगे क्या? वर्ग। तो ध्यान दीजिए, करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग करते हैं, तो इधर करते हैं P/3 का वर्ग, और इधर करेंगे R का वर्ग, यानी ये हो जाएगा P² 3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा R का वर्ग, ये R का वर्ग क्या हो जाएगा? R²। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा, ताकि हम लोग को स्पेस मिल जाए। हाँ ठीक है, यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए P, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P² बटा 9 बराबर R², यानी ऐसे लिख सकते हैं R² बराबर P² बटा
9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे आगे, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, सभी लोग समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पी स्क्वायर के जगह पे, ध्यान दीजिए पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग अगर इसको गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 3q स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। अब बटा में कितना है 9, अब इसको काट लेते हैं, 9 से 3 कटेगा 3 बार में, यानी हमारा लाइन क्या आया कि आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 3, यानी कि इसका मतलब यह है कि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है कितने बार में, आर स्क्वायर बार में। तो लिखेंगे 3, या ऐसे लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, ये बात हम लोग लिख लेते हैं कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। अच्छा, अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित, साउंड ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ध्यान दीजिए सब लोग कि ये P जो है वो 3 से विभाजित है और Q जो है ये भी 3 से विभाजित है, यानी P और Q दोनों 3 से विभाजित है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार P तथा Q दोनों 3 से विभाजित है, दोनों 3 से विभाजित है। अब ध्यान दीजिए विभाजित है, एक बार तो हम लोग ये कह रहे हैं कि P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य है इसका मतलब एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं है, और एक बार कह रहे हैं कि P और Q दोनों 3 से विभाजित है, यानी यहाँ पे एक दूसरे का बात उल्टा हो गया, यह विरोधाभास हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए हैं, रूट अंडर 3 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, गलत मान लिए। तो हम लोग नीचे में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, यह विरोधाभास हमारी, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना यानी हम लोग गलत मान लिए थे, कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध हो गया, रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ये बात क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ऊपर वाला समझ में आया है ना, तो ये भी समझ में आ सकता है, हम लोग ट्राई करते हैं। नहीं भी आया समझ में कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिए 2-3 बार, इस क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सेम वैसे ही कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले माना कि रूट अंडर 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख लेते हैं माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब रूट अंडर 5 अगर परिमेय संख्या होगा तो किस रूप का होगा, रूट अंडर 5 p/q के रूप का होगा। जब p/q दोनों आपस में क्या होगा, सअभाज्य, तो यहाँ पे लिखेंगे p तथा q दोनों सहअभाज्य है, दोनों सहअभाज्य हैं। अच्छा, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, सहअभाज्य है, ठीक है। मतलब ये दोनों P और Q केवल और केवल एक से ही कटेगा, एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी इनका HCF क्या आएगा, एक आएगा। वैसी संख्या जिसका HCF एक हो उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य, यानी एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अब इस रूट 5 को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग, तो हम लोग करते हैं दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर इधर हो जाएगा p/q का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे इसका वर्ग कर लेते हैं। √5 का वर्ग का मतलब 5 और यहाँ हो जाएगा p² बटा में q²। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम q² को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा q² बराबर ये हो जाएगा, यहाँ है p² और बट्टा में ये वाला 5 आ जाएगा इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 5 से q² को भाग देते हैं तो 5 से p² को भाग देते हैं तो कितने बार में कटता है, q² बार में कटता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ये p² जो है, p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अच्छा, विभाजित होने के बाद देता कितना है काट के, तो ये q² बार में कटता है, q² बार में कटता है। यानी p² को जब हम 5 से भाग देते हैं तो q² बार में कटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि p भी 5 से विभाजित है। पर थ्योरम कि अगर p² किसी संख्या से विभाजित है तो p भी उस संख्या से विभाजित होगा। यानी कि यहाँ पे ये संख्या p भी 5 से विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे कि p 5 से विभाजित होगा, या ऐसे लिख लीजिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, विभाजित होगा। अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 25, है ना, तो 25 के स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 को भी 5 विभाजित करेगा। यानी p² को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 विभाजित करेगा। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर 625, 625 5 से कितने बार में कटेगा, 125, यानी कितना बार में कटा, 125 बार में। और 5 से 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग 5 से p² को भाग किए तो क्या आया, q²। यहाँ देखिए 5 से हम लोग 25 के स्क्वायर को भाग दिए तो 125, और 5 से 25 को भाग दिए तो 5, यानी भाग देखिए अलग अलग संख्या आ रहा है। तो हम लोग अब मान लेते हैं कि हम अगर p में 5 से भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो एक बार तो q² बार में कटता है और एक बार मान लिया कि r बार में कटता है, ठीक है, मतलब भाग करने पे r देता है, ठीक है, r मान लिए PQR। अब ध्यान दीजिए आगे करेंगे क्या, अब हम लोग फिर से दोनों तरफ करेंगे वर्ग, ठीक है। अब दोनों तरफ करते हैं वर्ग, तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों तरफ, इधर से बना लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह है p/5, यानी p/5 का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल जाए बनाने के लिए, ठीक है, हाँ इतना भी बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका वर्ग करते हैं तो p² 5 का वर्ग 25 और r का वर्ग r², यानी अब ध्यान दीजिए, हम लोग p² के जगह पे वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग p² के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से देखिए p² क्या हो जाएगा, 5q², क्रॉस गुना करेंगे तो 5q², यानी यहाँ से यहाँ q है ना, q², यानी p² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5q², यानी p² की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 5q², यानी p² की जगह पे रखेंगे 5q² बटा में 25 बराबर में r²। अब इसको काटते हैं, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि r² बराबर ऊपर में क्या बचा, यहाँ q², नीचे में क्या बचा 5, यानी 5 से जब हम q² को भाग देते तो कितना आता है, कितने बार में कटता है, r² बार में। तो इसको लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है। अच्छा, q² अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा,
ठीक है। अब एक बात देखिए, विभाजित होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 से कौन विभाजित है, P, और 5 से कौन विभाजित है, Q, यानी 5 से P और Q दोनों विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, 5 से विभाजित है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे विभाजित है। अब बोल रहे हैं हम एक जगह कि P और Q दोनों सभाज्य है, यानी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि P और Q 5 से विभाजित है, यानी ये तो गलत हो गया, मतलब हम लोग गलत मान लिए थे, ये विरोधाभास हो गया है ना, मतलब एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है। यानी यह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये गलत मान लिए है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास, हम लोग लिखेंगे यहाँ यह विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना के कारण हुई। अतः हमारी मान्यता यानी हम जो माने थे, मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए क्वेश्चन में क्या था, कितना 5, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये बात हो गया सिद्ध। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, फिर से वीडियो रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं अब प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ ले आते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, है ना। तो करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, माना कि, समझते जाइए और नोट्स बनाइए सब लोग प्रॉपरली, ताकि नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगा। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से सुनिए, अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा, P/Q के रूप का। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट वाला पार्ट को इधर ही छोड़ दिया जाए और बाकी बात को इस साइड में ले आया जाए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2√5 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो इधर हो जाएगा क्या, P/Q, और ये 3 है प्लस में, 3 इधर आएगा तो माइनस में 3। अच्छा, 3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, आगे बनाते हैं। ये हो जाएगा 2√5 बराबर इसका एलसीएम Q और 1 का एलसीएम हो जाएगा Q से Q कटेगा तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 1 से Q में Q और Q से 3 में गुना 3Q। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q, और बट्टा में Q रहेगा ही, ये 2 है कहाँ, गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो संख्या आया ये संख्या बट्टा में है ना, और ये संख्या √5 है। अब ध्यान दीजिए, ये √5 क्या है, अपरिमेय, और ये बटा वाला संख्या क्या है, परिमेय। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो बराबर ही नहीं है। लेकिन यहाँ बराबर हो रहा है, यह विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए हैं, परिमेय मान लिए, अपरिमेय मानना था। ऐसे ही विरोधाभास का यूज करते हैं, यही मेथड है इसको करने का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे कि √5 एक अपरिमेय, 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा और बनाने भी आ जाएगा। √5 एक अपरिमेय तथा P - 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से,
क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का, ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है कभी, लेकिन यहाँ तो हो रहा है। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात भी सिद्ध हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3। बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी पहला हमको सिद्ध करना है 1/√2। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करेंगे? 1/√2 का हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2 गुने ऊपर में जाएगा √2, नीचे में आएगा √2। यानी इसको लिख सकते हैं √2 बटा √2 से √2 में गुना होगा तो 2। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, 1/√2 अगर परिमेय संख्या तो किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, 1/√2 ही किसके बराबर है? √2/2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2/2 जो है। अच्छा, 1/√2 रख के भी बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p/q के रूप में। अब 2 को कहाँ भेजेंगे? इस साइड में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा √2 और इधर क्या हो जाएगा 2p/q। अब ध्यान दीजिए, √2 क्या है? अपरिमेय। 2p/q क्या है? ये तो बट्टा में है तो परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर हो गया, लेकिन बराबर होता नहीं है। यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग गलत माने थे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि √2 एक अपरिमेय तथा 2p/q एक परिमेय संख्या है। आगे लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास। आगे हम लोग लिखेंगे यह विरोधाभास, नीचे यह विरोधाभास, सब में वही स्टेप लिखना है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। कल्पना के कारण हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ पे लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए 1/√2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख ले क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है? 7√5 को अपरिमेय दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। चलिए कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में, है ना, या तो सॉल्यूशन लिखिए या तो हल लिखिए। ठीक है, आंसर नहीं लिखना है मैथ्स में। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे
माना कि एक सेकेंड रुकेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 7 को ऐसे या ऐसे एक काम करते हैं, √5 को ऐसे ही रख, √5 ऐसे ही रहेगा, इधर हो जाएगा p/q। अब ये 7 है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी p/7q। अब ध्यान दीजिए, √5 क्या है? अपरिमेय। p/7q क्या है? परिमेय। दोनों बराबर हो गया, लेकिन बराबर परिमेय अपरिमेय नहीं होता है, तो वही बात लिख देंगे, वही सब स्टेप, ठीक है। लिख लेते हैं, √5 एक अपरिमेय तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय बराबर नहीं होता है परिमेय, यही वाला बात लिख लेना है कि जो एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ, यहाँ लिखेंगे कि ये तो है परिमेय, है ना, लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकता है ना, तो परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या। फिर आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। लिख लेते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना के कारण हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए गलत हुई, ठीक से लिख लीजिएगा, इसीलिए क्या था? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बात भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग का 1 या 2 क्वेश्चन बच रखा है, उसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो उन दोनों क्वेश्चन को भी, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है, कर दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच गया लास्ट, 6 + √2, तो ये लास्ट कर देते हैं, 6 + √2। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, चलिए मैं करा देता हूँ, वीडियो रोक के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन में है 6 + √2, यही है, एक बार देख लीजिए, हाँ ठीक है। वैसे ही बनाएंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब सुनिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में। अब यहाँ से बनाते हैं, √2 बराबर, ये हो जाएगा p/q, और ये +6 है, इधर आएगा तो -6, बटा में कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा √2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो q, ऊपर में आएगा p, -6 से q में गुना होगा तो 6q। √2 एक अपरिमेय और ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन बराबर होता नहीं है, तो वही बात लिख लेंगे, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। लिखेंगे √2 एक अपरिमेय तथा p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है, तो यह विरोधाभास क्यों हुआ?
हमारी गलत कल्पना के कारण। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ की यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग का प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4। तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमने लास्ट तक वीडियो देखा है। ठीक है, थैंक यू। मिलते